हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो जैसा कि हमको पता है कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था उस टाइम पे कई स्वतंत्र राज्य बने थे, जैसे कि मैसूर का राज्य बना था, हैदराबाद राज्य बना था अलग, अवध ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। तो इस तरह से अवध वाला चैप्टर यहाँ पर कवर करेंगे। अवध के जितने भी नवाब हुए, अवध से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है उसे देखेंगे। ये आने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए, आरओ के लिए, वीडियो के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज के साथ जो नोट्स वगैरह हैं, क्विजेज हैं, वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। अब अवध का साम्राज्य जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में ही था पूरा, और कन्नौज से लेकर कर्मनासा नदी तक अवध का क्षेत्र आता था। अवध की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, तो 1722 में की गई थी। ये ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसने की थी ये स्वतंत्रता की घोषणा, तो सादत खां ने की थी। सादत खां बुरहानुल मुल्क इसका पूरा नाम था, जो पहला नवाब बना था। पूछा जाता है कि ये किस गुट से संबंधित थे, तो ये शिया गुट का जो ईरानी गुट था उसी से संबंधित थे। एक ईरानी गुट था, एक तुरानी गुट कहा जाता है। तुरानी गुट वाला अलग राज्य है, उसको बाद में पढ़ेंगे। ये ईरानी गुट से संबंधित था अवध का साम्राज्य। इसके अलावा ये जो घोषणा की गई थी स्वतंत्रता की, उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन था, तो उस टाइम पे था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे कहा जाता था। रंगीला उपनाम उसे दिया गया था क्योंकि वो काफ़ी विलासी व्यक्ति था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे अवध ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी 1722 में। आगे बात करते हैं। ये जो शहादत खान था, इसने नादिर शाह के आक्रमण के टाइम, नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे। तो जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, तो शहादत खान जो अवध का नवाब था, इसने नादिर शाह का सहयोग किया था, नादिर शाह का समर्थन किया था। लेकिन बाद में इसको लगा कि मैंने गलती कर दी और सम्मान की अपनी रक्षा के लिए इसने अपने फांसी लगा ली थी। 1739 में इसने फांसी लगा ली। तो किस पूछा जाता है किस अवध के नवाब ने फांसी लगा ली थी, तो सादत खान ने फांसी लगाई थी, क्योंकि इसने नादिर शाह के आक्रमण में समर्थन दिया था। आगे बात करते हैं। अगला जो यहाँ पर नवाब होता है वो है सफदरजंग, जिसका नाम एक कहा जाता है अबुल मंसूर खान। तो दोनों इसी के नाम है, सफदरजंग कहा जाता है ज़्यादा। 1739 से 1754 तक था। इसमें ईयर नहीं पूछा जाता है, जितने अवध के नवाब है उनका ईयर नहीं पूछा जाता है। बस शुरुआत में किसने किया था 1722 वाला, वही ईयर इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको थोड़ा सा क्रम पता होना चाहिए, कौन नवाब पहले आया कौन बाद में आया। जो फेमस वाले हैं उन्हीं का क्रम पूछा जाता है, या फिर कोई विशेष काम किसी ने किया हो तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सफदरजंग जो है, इसने 1742 में इसने कुछ समय के लिए बिहार पर अधिकार किया था। पूछा जा सकता है किस नवाब ने बिहार पर भी अधिकार किया था, तो 1742 में सफदरजंग ने बिहार पर अधिकार किया था। इसके अलावा मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको अपना वजीर नियुक्त किया था। मोहम्मद शाह रंगीला का पहला ये वजीर बना था सफदरजंग। इसे वजीर नवाब भी कहा जाता है। वजीर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यही सफदरजंग उसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो यहाँ पे नवाब होता है वो है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह अहमद शाह द्वितीय को लखनऊ में शरण दी थी। अहमद शाह द्वितीय को लखनऊ में शरण किसने दी थी, तो शुजाउद्दौला ने दी थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1759 की ये बात है। 1759 में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह द्वितीय को, जो कि मुगल बादशाह था, उसको शरण दी थी। उसके बाद 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ये किसके बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इसने अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया था। अहमद शाह अब्दाली की तरफ था शुजाउद्दौला पानीपत के तृतीय युद्ध में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध जब हुआ था, तो शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, उसने किसका साथ दिया, तो उसने बंगाल के नवाब का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, मीर कासिम का साथ दिया था अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। बक्सर के युद्ध में कौन कौन एक साइड था, तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम एक साइड थे, और दूसरी तरफ कौन था, अंग्रेज थे। और इन दोनों लोग का साथ, अवध के नवाब का साथ, बंगाल के नवाब का साथ किसने दिया था, तो मुगल बादशाह ने भी इन लोगों का साथ दिया था। और एक तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने तीनों सेनाओं को एक साथ पराजित कर दिया था। और बक्सर के युद्ध के बाद ही कहा जाता था कि अंग्रेज जो है सर्वश्रेष्ठ हो गए थे भारत में। तो ये हो गया शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के बाद आता है आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला का एक मेन काम है कि 1755 में इसने राजधानी को ट्रांसफर किया था। अवध की राजधानी पहले फैजाबाद थी, अब इसने लखनऊ को राजधानी बना लिया था। इसके अलावा इसने इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा वगैरह स्थापत्य का काम, इसने जितने लखनऊ में अभी इमारतें दिखती हैं उनका निर्माण किसने करवाया था, तो ज़्यादातर इमारतें आसिफुद्दौला की बनवाई हुई हैं। इसके अलावा इसने बिबियापुर की कोठी भी का भी निर्माण करवाया था।
तो आसिफुद्दौला का निर्माण में काफ़ी योगदान रहा है। आगे बात करते हैं वजीर अली, इसके बाद बनता है, सिर्फ 4 महीने के लिए बना था वजीर अली, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर आता है सादत अली खान। सादत अली खान 1798 से लेकर 1814 तक था, और इसके बारे में खास बात यह है कि इसका जो ताज जब इसको पहनाया गया था, तो ताज किसने पहनाया था? सर जॉन सोर ने इसको ताज पहनाया था, और इससे खुश होकर इसने अपना जो अवध का साम्राज्य था आधा उसने ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। जॉन सोर ने इसको ताज पहनाया, उसके बाद इसने आधा साम्राज्य ब्रिटिशर्स को दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया सादत अली खान ने। आगे बात करते हैं गाजीउद्दीन हैदर। इसने 1814 से 1819 तक राज किया था, ज़्यादा इसमें खास बात नहीं है। अगला आता है नासिरुद्दीन हैदर, 1827 से 1873 तक रहा। इसमें ज्योतिषी में इसका इंटरेस्ट था, खगोल विज्ञान में इसका इंटरेस्ट था। इसके अलावा इसने तरुणवल्ली की कोठी में वेधशाला का निर्माण भी करवाया था। तो हैदर ने किसका निर्माण करवाया था? नासिरुद्दीन हैदर ने। तो इसने वेधशाला का निर्माण कराया था तरुणवल्ली की कोठी में। आगे बात करते हैं मोहम्मद अली शाह। इसने 7 खंड का, जो लखनऊ में स्थित है, 7 खंड का निर्माण करवाया था, क्लॉक टावर का निर्माण करवाया था मोहम्मद अली शाह ने। फिर आता है अमजद अली शाह। कैंसर से इसका निधन हो गया था 1848 में, इसमें कुछ खास बात नहीं है इस वाले नवाब में। फिर आता है वाजिद अली शाह। ये काफ़ी फेमस और जो संस्कृति, अवध वाली जो संस्कृति है, नवाबी संस्कृति, उसको ऊपर पहुंचाने का काम किसका है? तो वाजिद अली शाह का। संस्कृति के उत्थान का इसने काफ़ी काम किया था। 1847 से 1856 तक ये था। अंतिम नवाब इसको कहा जा सकता है। लेकिन इसके बाद वाजिद अली शाह के बाद इसका छोटा बेटा भी शासक नवाब बनता है, जिसका नाम था बिजरिस कादिर। लेकिन वो छोटा था, इसलिए उसके सहयोग के लिए उसकी माँ थी, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, जिनके टाइम पर 1857 की क्रांति हुई थी, और उन्होंने लखनऊ से जो है पूरा नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। लेकिन जो है 1856 में ही अंग्रेजों ने कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया था, इसलिए अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को ही कह दिया जाता है। अगर आप ऑप्शन में आपको बिजरिस कादिर भी मिले तो वही सही होगा। दोनों ऑप्शन में रहने पर बिजरिस कादिर सही होगा, अगर वो नहीं है तो वाजिद अली शाह सही होगा। इसके अलावा वाजिद अली शाह का योगदान है कि गायकों को, संगीतकारों को, नर्तकों को, कलाकारों को इसने काफ़ी संरक्षण दिया था। ठुमरी का जन्मदाता कहा जाता है वाजिद अली शाह को। इसके अलावा रहस्य नृत्य का आयोजन करवाता था, विशाल एक नृत्य का सभा का आयोजन करवाता था, जिसमें कृष्ण की भूमिका स्वयं कौन निभाता था? वाजिद अली शाह। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था, कुप्रशासन के आधार पर, जो गलत तरीके से अवध का विलय किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। इसके बाद इसका बेटा बनता है, जिसका नाम है बिजरिस कादिर, जिसके बारे में भी हमने बात की, जो कि छोटा था, और उसके टाइम पे उसका समर्थन सहयोग किसने किया था? इसकी माँ बेगम हजरत महल ने। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अवध के हिस्ट्री के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरो या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।